हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज शिवांशु और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान। और विज्ञान की एनसीईआरटी बुक हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है अम्ल, जिसे हम एसिड बोलते हैं इंग्लिश में। और जो अम्ल होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर आप कोई भी अम्ल या ऐसा कोई भी पदार्थ चखेंगे, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली, टमाटर या फिर दही, या ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें अम्ल होता है, तो वो आपको स्वाद में खट्टा लगेगा। इनकी जो सेकंड विशेषता होती है वो होती है ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अब ये लिटमस क्या होता है, तो लिटमस लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। ये एक पेपर होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। स्टार्टिंग में ये बैगनी रंग का होता है, बट आप इसे किसी अम्ल के पास लाएंगे, जैसे कि अगर आप किसी अम्ल से टच करते हैं, जैसे इस इमेज में हमने नींबू में इसको भिगोया है, तो ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। और तीसरी इसकी विशेषता है ये जली विलयन में H+ आयन देते हैं। अब H+ आयन क्या होते हैं वो हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। अभी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया हमारा। वैसे ही CH3COH यानी कि आपका एसिटिक अम्ल। और वैसे ही सिट्रिक अम्ल है जो कि नींबू में पाया जाता है। अब जो सिट्रिक अम्ल है इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है C6H8O7। इसको आप नोट कर लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। C6H8O7। देन गाइस, इसमें आता है हमारे जो अम्ल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है सांद्र अम्ल और दूसरा है तनु अम्ल। गाइस, जो सांद्र अम्ल है इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल यानी कि पानी की मात्रा कम होती है, तो उसे हम सांद्र अम्ल बोलते हैं। और वैसे ही जो तनु अम्ल होता है उसमें जो अम्ल है वो कम मात्रा में होता है, अल्प मात्रा में होता है, और जल जो है वो अधिक मात्रा में होता है। ओके गाइस, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्षारक यानी कि बेस। तो इनकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें हम गुणधर्म भी बोलते हैं। तो जो क्षारक हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर आप किसी भी क्षारक को या किसी ऐसे पदार्थ को चख के देखेंगे जिसमें क्षारक होता है, तो वो स्वाद में आपको कड़वे लगेंगे। जैसे कि साबुन, या यहाँ पे आप ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो प्रयोगशाला में यूज होती हैं, लेबोरेटरी में यूज़ होती हैं, तो आपको इजीली ये मिलेंगे नहीं। बट इनकी जो विशेषताएं हैं वो आप याद रख लीजिए। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। वैसे ही ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो ये एक क्षारक है। अब कौन सा क्षारक है? एक सॉप यानी कि साबुन है। अब साबुन में हमने लाल लिटमस को यहाँ पे भिगोया, तो इसने लाल लिटमस को नीले रंग में बदल दिया। जस्ट ये अपोजिट होता है एसिड के। एसिड जो है वो नीले को लाल में बदलते हैं, और जो क्षारक हैं वो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये जली विलयन में OH- आयन देते हैं। ये चीज़ आप याद रख लीजिए। जो क्षारक होते हैं वो जली विलयन में OH ऋण आयन देते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब हम क्षारक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि साबुन में पाया जाता है। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्षारक के उदाहरण हो गए। अब हम देखते हैं क्षार। अब ये क्षार क्या होता है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। गाइस, जो क्षार है वो जल में घुलनशील होता है। दैट मीन्स अगर आप साबुन को जल में घोलेंगे तो वो घुल जाता है, मतलब साबुन एक क्षार है। और साबुन में पाया जाता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, बिकॉज सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। और जो जल में यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं उन्हीं को हम क्षार कहते हैं। गाइस, अब सवाल आता है कि आप किस तरह पहचानेंगे कि कोई पदार्थ में अम्ल है या क्षार है, या यह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। आप कैसे पहचानेंगे? कि आप चख कर पहचानेंगे या टच करके?
सो केमिस्ट्री में एक चीज़ होती है कि आप किसी भी चीज़ को टच करके या छू के पता नहीं लगाते हैं, बिकॉज बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं जो आपको जला सकते हैं या फिर बहुत जहरीले होते हैं या किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब हमें ज़रूरत पड़ती है सूचक की। अब ये सूचक क्या होता है उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक जैसे कि लिटमस पेपर आप जानते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, और वैसे ही बहुत सारे सूचक होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमें ये बताते हैं अम्ल है या क्षार है, उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी उपस्थिति को दर्शाते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अब ये जो सूचक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, ऑब्वियसली जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक सूचक बोलेंगे। वैसे ही कृत्रिम सूचक है, इसे संश्लेषित सूचक भी बोलते हैं, जो कि लेबोरेटरी वगैरह में बनाया जाता है। और वैसे ही गंधीय सूचक होता है। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। सो गाइस, इनमें से सबसे पहला सूचक आता है प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। तो इनके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर है। अब लिटमस पेपर जो है वो लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है और इसकी विशेषता क्या होती है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है जब इसको अम्ल में भिगोया जाता है या फिर अम्ल के विलयन में डाला जाता है। वैसे ही ये क्षारक के साथ क्या करता है, अगर आप लाल लिटमस पेपर को क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो वो नीला कर देता है उससे। अब हल्दी भी एक पौधे से प्राप्त होता है और अगर इसको अम्ल के संपर्क में लाओगे तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बट अगर आप इसको क्षारक के संपर्क में लाओगे या क्षारक से भिगोगे तो उस केस में हल्दी का रंग जो है वो लाल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कभी आपके कपड़ों में हल्दी गिर गई हो या फिर सब्जी गिर गई हो और सब्जी में हम लोग हल्दी डालते हैं। सो गाइस, जब आप उसे साबुन से धुलते हैं तो उस टाइम पे वो लाल हो जाता है। सूचक का दूसरा प्रकार होता है कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहा जाता है। ये सूचक जो है वो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि फिनोप्थेलिन है और मैथिल ऑरेंज है। तो फिनोप्थेलिन और मैथिल ऑरेंज इसके 2 एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ ऑरेंज लिखा है, बट आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे मैथिल ऑरेंज आएगा। तो जो फिनोप्थेलिन है, जब इसकी अम्ल के साथ क्रिया होती है तो इसका जो रंग है वो परिवर्तित नहीं होता, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। इसका रंग जो पानी की तरह होता है। बट जब ये क्षारक के संपर्क में आता है तो इसका रंग गहरा गुलाबी हो जाता है। वैसे मैथिल ऑरेंज जब अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। और जब ये क्षारक के संपर्क में आता है या फिर जब इसको क्षारक में भिगोया जाता है या फिर जब इसे क्षारक के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये पीले रंग का हो जाता है। गाइस, सूचक का तीसरा प्रकार होता है गंधीय सूचक। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। अब इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि प्याज का तेल। तो प्याज का तेल जो है उसको आप अम्ल के संपर्क में लाओगे तो उसकी जो गंध है वो तीक्ष्ण हो जाएगी, यानी कि बहुत तेज हो जाएगी। और जब उसे क्षारक के साथ अभिक्रिया कराओगे तो उसमें कोई भी गंध नहीं होगी। वैसे ही वेनिला। वेनिला एक आइसक्रीम होती है और वेनिला जो है आइसक्रीम में फ्लेवर मिलाने के लिए डाला जाता है। तो जब आप इसको अम्ल के संपर्क में लाओगे तो इसकी जो गंध है वो एक समान होगी, बट अगर आप क्षारक के संपर्क में लाओगे तो इससे कोई भी गंध नहीं आएगी। वैसे ही लौंग का तेल होता है, वो भी अम्ल के साथ उसकी गंध में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। बट आप अगर उसे क्षारक के साथ अभिक्रिया कराओगे तो उससे कोई भी गंध नहीं आएगी। सो गाइस, अब हम देखते हैं अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण, यानी कि अम्ल व क्षारक अलग अलग पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं धातु की अम्ल व क्षारकों के साथ अभिक्रिया। अब धातु आप जानते हैं, जैसे कि लोहा, Fe, चांदी, कॉपर, जिंक, सोडियम, बहुत सारी धातु है। तो इन सारी धातुओं के साथ जब कोई अम्ल या क्षारक अभिक्रिया करता है
तो ये उत्पाद में क्या बनाते हैं वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। तो अम्ल प्लस धातु इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो उत्पाद में बनाते हैं ये लवण और हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल में हमने एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और धातु हमने ली है Zn यानी कि जिंक। अब ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड जो कि एक लवण है, उत्पाद में हमको जिंक क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, एक लवण प्राप्त हो रहा है, और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त हो रही है। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यहाँ पे हमने जिंक लिया है, बट अगर आप कोई दूसरी धातु भी लेंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम Na, पोटेशियम K और तांबा Cu, या किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया जब आप कराएंगे अम्ल की, तो उत्पाद में हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। वैसे हम धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो क्षारक प्लस धातु ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी बनती है। तो यहाँ पे हमने लिया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। जिंक का सूत्र होता है Zn, और ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद में हमें मिलता है सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी लवण और हाइड्रोजन निकलती है। वैसे अगर आप किसी अन्य क्षारक के साथ भी अभिक्रिया कराएंगे धातु की, तब भी उत्पाद में हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। अब ये जो गैस बन रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। वो आप कैसे पता करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में एक परीक्षण करके आपको बताएंगे। सो गाइस, इस अभिक्रिया में जो गैस निकली है हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक स्टैंड लिया है, और उस स्टैंड में हमने एक टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली जो है वो लगा दी है। अब उसके अंदर हमने डाला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक के टुकड़े, जैसे कि इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं HCl यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और Zn यानी कि जिंक हमने डाला था। तो सेम अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस के बुलबुले आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो बुलबुले हैं यहाँ पे कॉर्क लगी हुई है, मतलब ढक्कन लगी हुई है, और वहाँ से एक नली गई है। तो जो गैस है वो इस परख नली से बाहर नहीं निकल पाएगी, वो इस नली के थ्रू जाएगी। तो इस नली से इसको छोड़ दिया गया है साबुन के विलयन में यानी कि साबुन के पानी में। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है वो साबुन के पानी में जैसे ही जाती है, हाइड्रोजन गैस से भरे साबुन के बुलबुले आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुलबुले हैं, और इन बुलबुलों के पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो फटफट की आवाज़ आने लगती है। अब हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे ये पता चलता है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस ही बनी है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है जब जलती है तो पॉप की आवाज़ करती है, फटफट की आवाज़ करती है, और हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है और बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है। तो इस तरह ये प्रूफ हो चुका है कि जो अभिक्रिया होती है यानी कि जब धातु को अम्लीय क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वहाँ पे जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस ही है। सो गाइस, अब हम देखते हैं अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जो धातु बाइकार्बोनेट है उसी को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है और धातु बाइकार्बोनेट क्या होता है। ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो जब अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद में वह लवण प्लस CO2 प्लस जल बनाता है। अभी ये धातु कार्बोनेट क्या होता है और धातु बाइकार्बोनेट क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ सो दैट आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए। सबसे पहले जैसे धातु Na यानी कि सोडियम, और अगर उसके साथ आप CO3 लगा देते हैं यानी कि कार्बोनेट, तो ये बन जाता है धातु कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट। वैसे ही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में H और आ जाता है, जैसे यहाँ पे NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप इसे बोल सकते हैं। बाइकार्बोनेट में H लग जाता है, या इसी को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, इसमें H और लग जाता है, और कार्बोनेट में सिर्फ CO3 होता है।
सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब फिर से हम देखते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस CO2 प्लस जल बनाता है। जैसे कि इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और यहाँ पे Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ ये अभिक्रिया कर रहा है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सो हमें उत्पाद में मिल रहा है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है, और प्लस CO2 गैस निकल रही है, साथ में H2O यानी कि जल की प्राप्ति हमें होती है। वैसे ही अम्ल जब धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट बराबर होता है लवण प्लस CO2 प्लस जल। मतलब यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, चाहे अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करे या धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, उत्पाद में हमेशा लवण, CO2 और जल बनेगा। सो यहाँ पे हमने फिर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, जो कि NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में NaCl यानी कि लवण और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का निर्माण करते हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं, दोनों ही केस में हमें सेम उत्पाद की प्राप्ति होती है, यानी कि लवण प्लस CO2 प्लस जल। अब बात करते हैं क्षारक की। तो क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट या आप बोल सकते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, सिर्फ अम्ल जो हैं वो अभिक्रिया करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ पे जो CO2 गैस निकल रही है उसको आप किस तरह से पहचानेंगे, उसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो गाइस, अब हम परीक्षण करेंगे किस तरह से हम पता लगाएंगे कि जो हमारी अभिक्रिया हो रही है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। जैसे कि ये अभिक्रिया है जहाँ पे CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूने का पानी भी कहते हैं, प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन दोनों की अभिक्रिया होती है। सो उत्पाद में CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O मिलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक परख नली है जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभिक्रिया करके यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। यहाँ पे एक कॉर्क मतलब ढक्कन लगी हुई है और ये कीप है जिससे इस पानी को हिलाया जा रहा है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकले, और वो इस नली से जा रहा है इस वाली परख नली में, और इस परख नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है यानी कि चूने का पानी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें अभिक्रिया हो रही है CO2 के साथ। तो यहाँ पे हम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भेज रहे हैं। तो उत्पाद में क्या बन रहा है, CaCO3 यानी कि ये होता है चॉक पाउडर की तरह कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो उत्पाद में बन रहा है जो कि जल में अघुलनशील होता है, वो जल में घुलता नहीं है। जैसे अगर आप पानी में चॉक पाउडर डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, वो उसके ऊपर जो परत बना लेता है। अगर बहुत अधिक मात्रा में आप प्रवाहित करते हैं CO2 को तो वो पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। और गाइस, अगर बहुत अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे गलत लिखा है, ये CO2 है। सो अगर बहुत अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करते हैं तो उस केस में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये H2O है, ये यहाँ पे आ जाता है और CO2 इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है तो उत्पाद में एक नया पदार्थ बनता है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3। सो ये जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, जैसे पानी में शक्कर घुलनशील होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो इस केस में क्या होता है, पानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, पहले की तरह हो जाता है, मतलब अब ये दूधिया नहीं होता है। तो गाइस, इस तरह से हम इस अभिक्रिया के थ्रू पता लगाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अभिक्रिया में बाहर निकलती है। जो अभिक्रिया हमने यहाँ पे की थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकलती है, क्योंकि यहाँ पे सेम अभिक्रिया हमने परख नली में की है और CO2 गैस बाहर निकली है। अब जो CO2 गैस है वो पानी को दूधिया कर देती है, इसकी विशेषता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। तो इस तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कर सकते हैं। सो आइए गाइस, अब हम देखते हैं जब अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या होता है। तो यहाँ पे हमने एक अम्ल ले लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
यानी कि HCl, और एक क्षारक भी हमने ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सो आप देख सकते हैं जब भी कोई अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद में हमेशा लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे कि इस केस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जो कि एक क्षार है, तो हमें उत्पाद में लवण यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और साथ ही H2O यानी कि जल प्राप्त होता है। सो गाइस, इस टाइप की जो अभिक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहे हैं तो उत्पाद में ना तो अम्ल बचा है और ना ही क्षार बचा है, यानी कि अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर चुके हैं, क्योंकि उत्पाद में हमको सोडियम क्लोराइड एक लवण प्राप्त हो रहा है। अब उत्पाद साइड पे ना तो अम्ल बचा है और ना ही क्षारक बचा है, और जैसे कि डेफिनेशन में दिया गया है लवण तथा जल का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लवण एवं जल का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। तो अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में आगे हम देखते हैं अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब ये धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो भी धातु होती है, जैसे कि Cu, कॉपर एक धातु है, उसके साथ अगर हम ऑक्साइड जोड़ देते हैं तो CuO हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड। वैसे ही Mg यानी कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड का जुड़ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो इसी को हम धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं जैसे कि CuO हो गया, MgO हो गया, जितनी भी धात्विक ऑक्साइड हैं वो एक क्षारक होते हैं। और हमने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा था जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है सो उत्पाद में हमेशा लवण और जल बनते हैं। तो इस वाली स्लाइड में आप देखिए धात्विक ऑक्साइड एक क्षारक ही है और अम्ल तो है ही, तो उत्पाद में क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा, जैसे कि इस वाली अभिक्रिया में बना था। तो यहाँ पे हमारे ये जो है ये हमारा हो गया धात्विक ऑक्साइड जो कि एक क्षारक है, और वैसे ही 2HCl HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारा अम्ल हो गया, ये हमारा क्षारक हो गया जो कि एक धात्विक ऑक्साइड है। तो उत्पाद में हमको क्या मिल रहा है? उत्पाद में हमको मिल रहा है CuCl यानी कि कॉपर क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल। तो CuCl एक लवण है, तो यहाँ पे भी हमको लवण और जल की प्राप्ति हो रही है। तो अम्ल के साथ जब धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है तो उत्पाद में हमें लवण प्लस जल मिलता है। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया हुआ है, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। सो गाइस, अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में आगे है क्षारक के साथ आधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये दो आधात्विक ऑक्साइड है वो क्या होता है। जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन के साथ O2 यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ये बनता है हमारा आधात्विक ऑक्साइड। किसी भी अधातु के साथ ऑक्साइड का जुड़ना आधात्विक ऑक्साइड कहलाता है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है CO2 का जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। और इसके पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद में हमको लवण और जल की प्राप्ति होती है। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षारक हमारे पास है और आधात्विक ऑक्साइड जो कि एक अम्लीय प्रवृत्ति का है। तो इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि वो लवण और जल बनाएंगे। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे CaOH2 जिसे हम बोलते हैं चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे यहाँ पे हमने लिया CO2, इसका हमने परीक्षण भी किया था। और यहाँ पे हमारा जो उत्पाद है, हमें उत्पाद में किस चीज़ की प्राप्ति होती है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की प्लस H2O यानी कि जल की प्राप्ति होती है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं जब क्षारक के साथ आधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है तो भी हमको लवण प्लस जल की प्राप्ति होती है हमेशा उत्पाद में। सो गाइस, अब हम आगे देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले इसमें अम्ल को ले रहे हैं। तो पहला पॉइंट है जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन बनाते हैं या H+ आयन की उत्पत्ति करते हैं।
सो गाइज यहाँ पे सेकंड पॉइंट है H प्लस आयन H3O, यहाँ पे प्लस आएगा, सो मैं प्लस लिख देता हूँ। तो सेकंड पॉइंट है H प्लस आयन H3O प्लस, यानी कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। अब ये क्या होता है, मतलब जो H प्लस आयन है वो इस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, उनको इस रूप में परिवर्तित होना पड़ता है, H3O प्लस के रूप में उनको रहना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा H प्लस है और ये H2O है। तो H यहाँ पे सिर्फ एक H है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है उसका मतलब होता है 1, और यहाँ पे H2 है। अब 2 और 1 मिलके 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे H3 हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे बन गया H3O प्लस। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन की उत्पत्ति हो गई यहाँ पे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब उसकी जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हैं, और यहाँ पे H में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। तो ये हमारा हो गया जुड़ के H3, और O का O आ गया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज लग गया। और यहाँ पे जो Cl था, जो क्लोरीन थी, वो विस्थापित हो गई। अब चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, तो यहाँ पे आ जाता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज लग जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H3O प्लस प्लस क्लोरीन माइनस आयन बनाएगा। तो इस तरह जल की उपस्थिति में अम्ल जो हैं प्लस आयन बनाते हैं, H प्लस आयन बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जल की उपस्थिति थी और ये हमारा H प्लस आयन बनाता है, और ये H प्लस आयन H3O के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं H3O प्लस, ये इस रूप में है, मतलब यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंटली H प्लस आयन नहीं दिख रहा है, वो आपको इस रूप में दिख रहा है। तो दोनों विशेषताएं क्लियर हो चुकी हैं। सो गाइस, अब आगे जलीय विलयन में क्षारक की उपस्थिति को हम समझ लेते हैं। तो क्षारक जल की उपस्थिति में OH ऋण आयन बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, जब स्टार्टिंग में हम क्षारक की विशेषताएं पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था क्षारक जो है वो जल की उपस्थिति में OH ऋण आयन बनाते हैं। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जल की उपस्थिति में Na प्लस प्लस OH माइनस आयन बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये OH ऋण आयन बना रहे हैं। अब कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय कुछ सावधानियां हमको रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक बीकर है जिसमें जो है जल भरा हुआ है, ये हमारा जल जो है वो भरा हुआ है। तो कुछ सावधानियां हमको रखनी चाहिए। हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। सो पहला पॉइंट है, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ये हमारा जल है और इसमें हमेशा अम्ल व क्षारक को अगर हम मिलाते हैं तो उसको धीरे धीरे मिलाना चाहिए। एक पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है, आपको पानी में अम्ल या क्षार को डाल के मिलाना है, न कि अम्ल में आपको पानी डालना है और न ही क्षारक में। हमेशा आपको जल में अम्ल या क्षारक को मिलाना है, वो भी धीरे धीरे मिलाना है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊष्मा जो है वो निकलती है, इसलिए कांच पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए। जो आपका बीकर है जिसमें जल भरा हुआ है, जिसमें आप अम्ल या क्षारक को मिला रहे हैं, उसको आपको धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। और क्योंकि अगर आप हिलाएंगे नहीं तो क्या हो सकता है, जो आपका अम्ल है या क्षारक है वो बीकर से बाहर आ सकता है और आपके हाथ पैर या आपकी बॉडी में कहीं भी गिर सकता है और आपके जो बॉडी है उसको जला सकता है, क्योंकि उसमें एसिड होता है। और अगर बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाता है बीकर तो वो टूट भी सकता है। तो ये काफ़ी रिस्की होता है। आप हमेशा अपने टीचर की उपस्थिति में ही या उनकी निगरानी में ही इस प्रैक्टिकल को कीजिएगा। गाइस, चैप्टर में अगला टॉपिक है हमारा अम्लों व क्षारकों की प्रबलता। यानी कि अगर आपको 2 या 3 अम्ल या क्षारक दे दिए जाते हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा अम्ल या क्षारक जो है वो ज़्यादा प्रबल है, ज़्यादा ताकतवर है और कौन सा कम। उसके लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसको pH स्केल कहते हैं, जिसमें 0 से लेकर 14 तक जो हैं वो इकाइयाँ होती हैं। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन प्लस आयन या हाइड्रोक्साइड माइनस आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए एक सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक बनाया गया है जिसको हम pH स्केल कहते हैं, जिसमें 0 से 14 तक की यूनिट्स होते हैं।
यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि H+ आयन जो होते हैं उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, न कि OH की। तो OH जो है उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करता है। सो इसके बारे में हम अगली स्लाइड पे डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइस, ये हमारा pH स्केल और ये जो रंग प्रदर्शित करता है वो H+ आयन की सांद्रता के आधार पर करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 0 to 14 और नीचे एक स्केल बना हुआ है जिसमें H+ आयन है यानी कि हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- आयन्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं H+ आयन की सांद्रता में कमी होती है। अब ये जो pH स्केल है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि H+ आयन की सांद्रता के आधार पर ये डिपेंड करता है। ये जो रंग प्रदर्शित कर रहा है वो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता के आधार पर कर रहा है। अब अगर pH स्केल पे हाइड्रोजन प्लस आयन जो हैं और हाइड्रोक्साइड माइनस आयन जो हैं अगर वो बराबर होते हैं तो नंबर क्या होगा, 7 होगा। और इस स्थिति पे क्या होगा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है और यहाँ पे क्या होता है, लवण और जल बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उदासीन होता है। और अगर इसके हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं यानी कि जो H+ आयन है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन्स भी हैं, OH- आयन्स भी हैं। तो फिर सवाल आता है कि अगर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। मतलब कि अगर हम 7 से कम देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ तक अम्लीय प्रकृति है। मतलब अगर किसी पदार्थ का pH मान 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन होगा। सो गाइस, आप बोलेंगे यहाँ पे OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन्स भी हैं तो वो अम्लीय कैसे होंगे। तो एक क्लियर आंसर है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्लस आयन है उनकी सांद्रता ज़्यादा है। 7 तक स्केल में देखेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा है और जहाँ से हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड माइनस आयन की सांद्रता से कम हो जा रहा है वहाँ पे इसकी प्रकृति क्षारक हो जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर pH स्केल का मान 7 आता है तो वहाँ पे हमारा विलयन जो है वो उदासीन होगा। और अगर pH स्केल में आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे यानी कि 0 से 7 के बीच अगर उसका मान आता है तो अम्लीय विलयन होगा और 7+ होगा यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 7 से 14 तक अगर उसका मान आता है विलयन का तो वो क्षारीय विलयन होगा। तो इस तरह से गाइस pH स्केल का यूज़ किया जाता है। सो गाइस, अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है दैनिक जीवन में pH का महत्व। सो सबसे पहली इंपॉर्टेंस इसकी है, हमारे शरीर यानी कि हमारी बॉडी जो है वो 7 से लेके 7.8 pH के बीच कार्य करता है। अगर हमारी बॉडी का pH मान 7 से कम हो जाता है या 7.8 से बढ़ जाता है तो उस चीज़ में हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमारी बॉडी का जो pH मान है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंस आती है, वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और जो अम्लीय वर्षा होती है वो बहुत डेंजरस होती है पेड़ पौधों के लिए, साथ में जो संगमरमर की जो चट्टान आती है उनके लिए भी। जो ताजमहल है वो संगमरमर की चट्टानों से बना है और जब उस पर अम्लीय वर्षा होती है तो उसका क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसी वजह से आप देख सकते हैं जो ताजमहल है उसका रंग हल्का पीला हो गया है। अब उसमें वो चमक नहीं रही जो स्टार्टिंग में जब ताजमहल बना था तब उसमें वो चमक थी। अगर हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए और जब भी हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद आपको ब्रश करना चाहिए या माउथ फ्रेशनर यूज़ करना चाहिए। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है। इसलिए ऐसे केस में जब आपको मधुमक्खी या कोई भी मक्खी काट देती है तो उसमें जो अम्ल पाया जाता है उसकी वजह से आपको दर्द होता है। तो उस केस में आपको कोई ऐसा पदार्थ यूज़ करना चाहिए जिसमें क्षारक होता है, बिकॉज जो क्षारक होता है वो अम्ल की अभिक्रियता को, अम्ल का जो प्रभाव है उसको कम कर देता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH की आवश्यकता होती है
और अलग अलग पौधों को अलग अलग पीएच मानों की आवश्यकता होती है। तो ये थी इम्पॉर्टेंस हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का, और इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल आप रट लीजिए। गई इस चैप्टर में अगला टॉपिक आता है लवण। अब लवण जो है वो अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करने पे बनता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है, जब पीएच मान 7 होता है तब ये बनता है, और लवण अपने साथ जल बनाता है अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराने पे। तो एक उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है HCl यानी कि हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल का निर्माण होता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है लवण से रसायनों का निर्माण। अब लवण से कौन कौन से रसायन बनाए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला रसायन उसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन आता है विरंजक चूर्ण, देन बेकिंग सोडा, देन धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इनके अलावा भी बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं, बट ये पांचों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो गाइस, लवण से जो रसायनों का निर्माण किया जाता है उसमें पहले नंबर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। और इसका निर्माण कैसे किया जाता है आइए जानते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये वियोजित हो जाता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यहाँ पे अभिक्रिया दी हुई है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे H2O जो कि जलीय विलयन है, और जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये वियोजित होकर क्या बनाता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्लोरीन गैस भी बनती है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है यहाँ पे। अब ये कहाँ पे बनती है? एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, और कैथोड के पास जो है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। आप देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इनका उपयोग किया है। तो क्लोरीन जो है इसका उपयोग किया जाता है जल की स्वच्छता के लिए, साथ में PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। देन आता है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है, ये बहुत ज्वलनशील गैस होती है। अब NaOH ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो उपयोग है वो आप याद कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? यहाँ पे ग्रीस आएगा, ग्रीस हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो लोहे पे ग्रीस लगाया जाता है, अगर उसको हटाना हो तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। साबुन बनाने व कागज़ बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए। लवण से हमें जो रसायन प्राप्त होता है उसमें सेकंड नंबर पे आता है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अब आइए जानते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब इस पे क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे, बुझे हुए चूने पे, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण हो रहा है, साथ में जल भी बन रहा है। अब आइए जानते हैं इसके उपयोग कौन कौन से हैं। हमारा जो विरंजक चूर्ण है इसके कौन कौन से उपयोग हैं ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला उपयोग आता है वस्त्र उद्योग में सूती व लेलिन के विरंजन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो विरंजक चूर्ण है इसको हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कपड़े में लगे दाग को हटाने के लिए किया जाता है। दैट मीन्स ये जो विरंजक पाउडर होता है वो किसी भी चीज़ को सफ़ेद कर देता है, इसलिए इसका उपयोग जो है वस्त्र उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट उपयोग जो है कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा यानी कि जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उसके जो बुरादे होते हैं के विरंजन के लिए किया जाता है। लकड़ी का जो मज्जा होता है
उसको विरंजक चूर्ण में धुला जाता है जिससे वह सफ़ेद हो जाता है। देन उसके बाद उससे पेपर बनाया जाता है, कागज़ बनाया जाता है और फिर कागज़ का उपयोग किया जाता है। पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे रोगाणुनाशक आएगा, ये पॉइंट गलत लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिए। पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? विरंजक चूर्ण का। सो गाइस, लवण से हमें जो रसायन प्राप्त होता है उसमें तीसरे नंबर पर आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और यह एक दुर्बल असंचारक है। और दुर्बल मतलब होता है कमज़ोर, और असंचारक मतलब जो संचारित नहीं होता, लंबे समय तक चलता है। तो इसकी जो अभिक्रिया है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। सो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 यानी कि जल और NH3 यानी कि अमोनिया, और जब इन चारों की अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद में हमें मिलता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। NH3 मतलब होता है अमोनिया और NH4 मतलब होता है अमोनियम। अमोनिया जो है अमोनियम में परिवर्तित हो जाता है और साथ में क्लोराइड बनाता है। और एक और पदार्थ बनता है NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। अब एक अभिक्रिया हम और देख लेते हैं खाना पकाते समय गर्म पानी पर। जब NaHCO3 को खाना पकाते समय यूज़ किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये वियोजित हो जाता है। किस में वियोजित हो जाता है? Na2CO3। अब Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, प्लस H2O यानी कि जल प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है जब आप ब्रेड और केक बनाते हैं, तो आप देखते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और वो काफ़ी फूल जाता है। तो उनको फुलाने के लिए, केक को फुलाने के लिए, ब्रेड को फुलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके हम उपयोग देख लेते हैं। किसके उपयोग? बेकिंग सोडा के। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, अब बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा से अलग होता है। बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जो कि टमाटर में पाया जाता है उसका मिश्रण होता है। यह एंट एसिड का एक संघटक है। अब जो एंट एसिड है वो इनो वगैरह में यूज़ किया जाता है। जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। यह एक दुर्बल असंचारक होता है, इस वजह से इसका यूज़ आसानी से कर लिया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ये सारे बेकिंग सोडा के उपयोग हो गए जिसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। लवण से जो रसायन बनाए जाते हैं उनमें चौथे नंबर पर आता है धोने का सोडा। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O मतलब जल के 10 अणु। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो आप याद रख लीजिए, Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसका निर्माण कैसे होता है? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी कि इसका निर्माण भी उसी तरह से होता है। इसमें जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं Na2CO3 प्लस 10H2O इक्वल टू क्या हो जाता है? Na2CO3 इंटू 10H2O यानी कि धोने का सोडा। अब इसके जो उपयोग हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला उपयोग इसका आता है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग किस लिए होता है? इन सब की सफाई के लिए इनका उपयोग किया जाता है। वैसे ही सेकंड उपयोग आता है घरों में साफ सफाई के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जो फिनाइल वगैरह होती है जिससे फर्श वगैरह साफ करते हैं तो उसमें धोने का सोडा होता है, उसमें Na2CO3 इंटू 10H2O अवेलेबल होता है। वैसे ही जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सो गाइस, लवण से अगला जो हमें रसायन प्राप्त होता है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बोलते हैं शॉर्ट में। इसको POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसका जो निर्माण या आविष्कार जो है वो पेरिस में हुआ था, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। और इसका रासायनिक सूत्र जो है वो है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ H2O यानी कि जल का आधा अणु। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O या 1/2 H2O भी आप बोल सकते हैं। सो जिप्सम, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं CaSO4 इंटू 2H2O
यहाँ पे भी कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ पे भी कैल्शियम सल्फेट है, बट यहाँ पे जल का आधा अणु है और यहाँ पे 2 अणु हैं। तो ये डिफरेंस है। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, यानी कि आधा जल का अणु बनाता है। इस सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम भी बन जाता है, और ये जो सफ़ेद चूर्ण है इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी बोलते हैं। सो इसका जो रासायनिक सूत्र है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो अभिक्रिया है उसको हम देखते हैं, समझते हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और अगर उसमें फिर से जैसे यहाँ लिखा हुआ है इस सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जल के 2 अणु से उससे हमने 1.5 कम कर दिया, तो यहाँ पे आधा बचा, आधा H2O हो गया, तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। और उतनी अमाउंट में अगर हम इसमें जल जो है वो ऐड कर देते हैं तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CaSO4 इंटू 2H2, जो कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप जिप्सम बना सकते हैं और जिप्सम से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। सो गाइस, आइए इसके उपयोग देख लेते हैं। तो इसका जो उपयोग है, जब किसी का हाथ टूट जाता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके ऊपर एक सफ़ेद कलर की पट्टी जो है वो लगा देते हैं, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो कि हड्डियों को स्थिर करने में, उन्हें पुनः जोड़ने में सहायक होता है। देन आता है खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दीवार की सतह पर जो चिकनी पर चढ़ाई जाती है, जिसको हम बॉल पुट्टी बोलते हैं, वो असल में एक पीओपी ही होता है। पीओपी के थ्रू ही बॉल पुट्टी की जाती है। इसके अलावा दीवारों की सीलिंग पे, या फिर आपने देखा होगा जो छत होती है उसकी सीलिंग में जो डिज़ाइन बनाई जाती है, वहाँ पे भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मूर्तियाँ बनाने में, मूर्तियों के सांचे बनाने में भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, जो किताब में दिए गए हैं वो भी मैंने बता दिया और अलग से अपनी तरफ से भी बता दिया। तो इस तरह से आप अपना खुद का दिमाग लगा के अलग से भी उपयोग लिख सकते हैं। गाइस, चैप्टर के लास्ट में आता है क्रिस्टलन का जल। अब ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो इसको आप याद रख लीजिए, ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है CuSO4 इंटू 5H2O। अब यहाँ पे जो 5 है ये क्या है, एक निश्चित जल के अणुओं की संख्या है। तो लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रिस्टलन का जल हो जाएगा। इसमें अणुओं की संख्या क्या है, निश्चित है, यानी कि 5 है। तो इसके बाकी उदाहरण भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि जिप्सम हमने पढ़ा था, CaSO4 इंटू 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने देखा था, उसमें आधा जल का अणु था। तो ये सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय।